ला 15वां बाप फसूं यादाਂ ਵਿਛੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪਲ ਤੋਂ ਪਲ ਤੇ ਠਹਿਰਦੀਆਂ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨ ਰੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਹੀਆਂ ਸ਼ੱਕਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੇ ਠੰਡ ਪਾਵੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ बातें ढलते पहर दियाँ। पशु टूट जाते हैं, यूं समझें तब सब कुछ सामने आ जाता है। हमारे पर्दे गिर जाते हैं कि बस अब सब कुछ एहतमाम पसीर हो जाएगा, मगर वहीं कुछ सदियों पुराना बीज कुंपल बनकर फूट पड़ता है कि फसू बाकी रहे, मगर अफसोस कि फसू फिर भी टूट जाते हैं कि ये टूटने वाली ही चीज़ तो है, तो होना ही था, चाहे कोई भी चाहे। कुल खुआनी वाला घर था, दूर तक सहन में चटाइयाँ बिछी हुई थीं, सारा थाल वहीं जमा था। औरतें महरूमा की आदात और वसाइल पर सेर हासिल गुफ्तगू करने के साथ साथ खाने की खुशबू की तरफ भी मुतवज्जा थी। अम्मा और बख्तावर सारे इंतजामात देख रही थीं। सिकंदर भी अपने सारे हौसले जमा किए भाग दौड़ में लगा हुआ था। अब्बा भी तंबू के नीचे आने वाले लोगों के साथ बैठे थे। वहाँ हर कोई अपनी अपनी जगह मसरूफ़ था, इसलिए कोई भी सामान उठाए थकी हारी कनीसा की आमद की खबर न पा सका था, जिसके चेहरे पर वहशत सी उड़ रही थी कि जैसे किसी कंधे से सर टिकाकर आंसू बहाकर सुकून पा ले। मगर वहाँ इतने सारे हजूम में कोई भी अपना नजर नहीं आता था। वो जल्दी में सीरत की चप्पल पहन आई थी। वो अंगूठे वाली चप्पल अब उसके पैर को काटने लगी थी। इतने घंटों के सफ़र ने अलग निढाल करके रख दिया था। ऊपर से चची की अचानक मौत ने उसके दिल पर बड़ा बुरा असर डाला था। वो किसी बिखरे हुए तूफान में कई की डाल पर बैठे कबूतर के बच्चे की तरह बेयारो मददगार रह गई थी। वहाँ और बख्तावर खाना तकसीम कर रही थी। वक्फे वक्फे से मर्दाने से सिकंदर भी आकर बख्तावर से बात करने आ जाता था। वो दोनों साथ साथ खड़े कितने अच्छे लग रहे थे। कनीसा फातिमा वहीं बैठे बैठे आंखें झपकती रही थी। आंखों से खारे पानी के झरने बह निकले थे। कनीसा फातिमा के सूजे हुए पैर से कोई बच्चा गुजरा था। उसके मुंह से जैसे सिसकी निकली थी। वो दुपट्टे से अपने आंसू पोंछ रही थी। तभी बख्तावर से बात खत्म करके सिकंदर जैसे ही मुड़ा था, नज़र सामने उठी थी। वो वहीं थी, इतने हजूम में भी सबसे अलग थलग, इस पक्के मकान की वाहिद कच्ची दीवार के साथ टेक लगाए हुए। वो दुपट्टे से आंसू पोंछ रही थी। सिकंदर के दिल में जैसे एक गर्दो बरहा उठा था। वो इतनी काबिल रहम लग रही थी कि इस वक्त उसे कोई भी देखता तो कोई बड़े से बड़ा जुर्म भी माफ़ कर देता। वो गायब दिमागी के आलम में वहाँ से निकल गया था। बख्तार रोटियों वाली जंजीर थामे सबके सामने रोटियां रखते हुए चेहरे पर उदासी मुस्कुराहट सजाए सबसे चंद घड़ी दो बोल लेती थी। अरे, इसे तो बड़ी चाह थी बहू घर लाने की। खैर से अपनी ज़िंदगी में ही सिकंदर को अपने घर का कर गई। जवाब देते देते बख्तावर की नज़र उठी थी। वो जहाँ की तहाँ रह गई थी। कनीज़ा, वो होले से चलते हुए उसके पास आई थी और पाँव पे सारे बैठ गई थी। कनीज़ा ने सर उठाया था, होंठ लरस रहे थे, आंखें आंसुओं से टपटपा गई थी। बख्तावर, मैं बख्तावर ने उसे अपने साथ लगा लिया था और वो दोनों फूट फूट कर रोने लगी थी। लोग खाना खाकर उठने लगे थे। अम्मा जानने वालों से अलविदाई कलामात ले रही थी। कनीसा के आंसू थमते ही नहीं थे। बख्तावर ने उसका माथा चूमा था। अरे, जल्दी ना हो तो। भला तेरा क्या कसूर? बस जितनी उम्र की नकदी थी खर्च हो गई। मेरी वजह से हुआ है सब। देखो तो, मैंने सबका इतना दिल दुखाया, अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। बख्तावर ने उसके नर्म सफ़ेद पाँव पर छाले देखे थे। मुसाफिर की थकन उसके सारे वजूद से अया थी। बस कर दे कनीज़ा, जाने कैसे पहुंची है तू। उठ, मुंह हाथ धोकर कुछ खा पी ले। वो सिसकियाँ लेती हुई बख्तावर के साथ लगी बरामदे की तरफ आई थी। अम्मा के हाथ से स्टील की ट्रे छूट गई। सामने ही वो कसूरवार नुमा खड़ी थी। हाय मेरे रब्बा, कनीज़े! वो अम्मा से लिपट गई थी। अम्मा ने धुतकारना चाहा था, मगर बख्तावर के जुड़े हाथों को देखकर रुक गई थी। वो नंगा सर लेकर खड़ी थी। अम्मा ने उसकी पेशानी और नंगे सर को अपनी शफकत से महरूम ही रखा था। अम्मा, मुझे माफ़ कर दे। वो बार बार हाथ जोड़ रही थी, जिन्हें अम्मा ने झटक दिया था। अरे छोड़, तो अपनी पढ़ाइयाँ कर। वो कोने में दबक कर बैठी रह गई थी। वो शायद बख्तावर का कमरा था। कमरे से खुशबुएं उठ रही थीं। सिंगार मेज़ पर रखे चूड़ियों स्टैंड पे रंग बिरंगी चूड़ियाँ सजी हुई नजर आ रही थीं। तभी दरवाजे से सिकंदर अंदर आया था। फिर से वो सामने बैठी थी। सुनो, वापस मत मुड़ना। वो लजाजत भरा लहजा, मिन्नत करता हुआ अंदाज,
जाने इस तौर तरीके से बात करना वो कब और कैसे सीख गई थी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। चाची का बहुत दुख हुआ। सिर्फ चाची का? वो जैसे उसे मासी याद दिला गया था। जानती हूँ, ये वो कर्ज है जो कभी अदा नहीं होगा, मगर फिर भी यही कहूँगी कि हो सके तो मुझे दरगुजर करना। कहोगे तो तुम्हारे और बख्तावर के पैर पड़ जाऊंगी। रहने दो कनीज़ा, हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। अब्बा ने सख्ती की सी कैफियत में अपनी इस औलाद को देखा था जो इनके दिल के बहुत करीब थी। वही औलाद जिसके दिए हुए दुख ने उन्हें एक ही रात में बूढ़ा कर दिया था। अम्मा बख्तावर के पास ही रुक गई थी, जबकि उन्होंने उसे अब्बा के साथ घर की तरफ रवाना कर दिया था। बख्तावर ने अम्मा से बहुत इसरार किया था। अम्मा, कनीसा यहीं रुक जाएगी ना? अम्मा ने सर नजरों से उसे देखा था। ये तुम्हारा घर है और इस घर पे कोई हक नहीं रखती वो। आसमान पे चांद की रोशनी में वो अब्बा के पीछे बैग थामे चलते हुए रात के टीले कपूर करती हुई अपने घर में दाखिल हुई थी। रास्ते में दोनों खामोश रहे थे। अब्बा मवेशियों को चारा डालने लगे थे और वो इन कच्चे कमरों में फिरने लगी थी। बख्तावर की शादी की वजह से अम्मा ने सारा सामान ही तकरीबन उसके साथ रवाना कर दिया था। अब बस चंद ज़रूरत की चीज़ें ही बाकी थी जो सलीके से लगी हुई थी। भैंसों को काफ़ी देर हो गई थी तो अब्बा अब आधी रात को दूध निकालकर बाल्टियाँ अंदर रख रहे थे। वो बिल्कुल चुप से हो गए थे, जैसे वो दोनों कोई अजनबी थे। वो कई बार उन्हें मुतवज्जा करने की नाकाम कोशिश कर चुकी थी। दूध करने की महक फैल गई थी। अब्बा ने ज़रा की ज़रा इधर निगाह की थी। उन्हें एक पल को वो लागता हुआ था जैसे वहाँ बख्तावर बैठी हो। ये बख्तावर की आदत थी कि वजूद के गिर्द हाथ बांधे आग को घूरती रहती थी और दूध उबल पड़ता था, यहाँ तक कि अम्मा को टोकना पड़ता था। संभल बख्तावर, दूध बाहर गिरने लगा है। वो भी कपास के तिनके से राख को रीत रही थी और दूध उबल कर बाहर गिरने लगा था। अब्बा बेहास्ता बोल उठे, कनीज़ा, संभाल के। वो जैसे चौंक उठी थी, नवाज सी गई थी। उसे अपने बाप के अल्फाज जिंदा कर गए थे। जख्मों पर जैसे किसी ने फाया रख दिया था। दूध संभाल लिया, मगर खुद को वो मुसाफरा संभाल ना पाई थी और दौड़कर बाप के सीने से आन लगी थी। थल के दूर तक फैले रेत के टेलों पर रेत चमकने लगी थी। अब्बा, अपनी कसम ले ले, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दे। आज तक सुकून की नींद नहीं सो पाई हूँ। बचपन की तरह अब भी रात की माँ डराने आ जाती है। अब्बा ने अपनी जवान औलाद को रोते कुर्लाते देखा तो दिल जैसे पानी पानी हो गया। हाय नी कनीज़े, बस कर दे। तूने मुझे बड़े इम्तिहान में डाल दिया था। देखती तो सही, तेरे बाप को किस किस के सवालों के जवाब देने पड़े। दुनिया बहुत जालिम है, कभी नहीं बख्शती। आज तक तेरा बोया मैं काट रहा हूँ। कनीज फातिमा ने बाप के पैर पकड़ लिए थे, जिन्हें वो छोड़ती ही नहीं थी। बस अब्बा, एक बार कह दे कि तूने माफ़ किया, मैं फिर सारे दरिया पार कर लूँगी। अब्बा ने थक हार कर बल्ब की सर्द रोशनी में उसके सर पर दुपट्टा बराबर किया और पेशानी चूम ली। चल, छोड़ दिए, सब भूल जा। अल्लाह तुझे तेरी मंजिल अता करे। वो एक कामिल लम्हा था जो अमर कर देता है। एक फसूं टूटा तो दूसरा तारी हो गया था। वक्त कयामत था कि गुजरता ही ना था। हॉस्टल में भाग दौड़ थी हर तरफ। जितने मुंह थे उतनी ही बातें थीं। हॉस्टल इंतज़ामिया सारे मामलात को संभालने की तकदों में मशगूल थी। अदन जब्बार और फिरदौस गौहर को जैसे किसी जहरीले बिच्छू ने डंग मारा था। वो दोनों नीली हो गई थीं। सीरत इम्तियाज़ यूँ अचानक चली गई थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के। ये राहदारियाँ, सामान, ख्वाब, सब भी कुछ। वो एम्बुलेंस के साथ यूनिवर्सिटी के हेल्थ सेंटर आ गई थी, जहाँ के डॉक्टर ने सीरत की मौत को कंफर्म कर दिया था और मौत की वजह दिल का दौरा ही बताया था। वो एक दूसरे को साथ लगाए फूट फूट कर रोई थी। वो सीरत इम्तियाज़ जो कैसी हुश-बाश फिरा करती थी, जिसके पास करने को इतनी बातें थीं, जिससे हर हर बात शेयर करने को जी चाहता था। और इनकी सारी ऊन पटांग गॉसिप को भी वो कितने सुकून से सुना करती थी। पिछले दिनों ही तो उसने उन्हें कहा था, पहले मुझे लगता था कि शायद मेरे ना होने या होने से सिर्फ पोपली बुआ को ही फ़र्क पड़ता है, मगर अब मुझे सुकून है कि कभी मैं दुनिया से गुजर भी गई तो कम से कम मुझे पीछे रोने वाले बहुत से लोग होंगे। वो ऐसी शहजादी थी जो निशानियाँ छोड़कर दुनिया में आई थी और अब उन्हीं के सहारे वापस लौट गई थी। जब फजर की सूरज की हल्की रोशनी फैलने लगी थी, वहीं
انہوں نے سیرت کے گھر والوں کو موجود پایا تھا۔ سیرت کے ابا اور بہن اس کی ڈیڈ باڈی لینے آئے تھے۔ وہ دونوں آئے تھے امتیاز کے پاس آئی تھیں، جو اپنی گلابی آنکھیں ٹشو سے بار بار پہنچ رہی تھیں۔ وہ تمہارا بہت ذکر کرتی تھی کہ تم دونوں کا وقت بہت اچھا گزرا۔ تم دونوں کا ایک ہی کمرہ ہے جہاں تم دونوں اتفاق سے رہتی ہو۔ آدھی رات کو تم دونوں کو بھوک لگ جاتی ہے تو تم دونوں کچن کا رخ کرتی ہو، اور تم دونوں کی انہی عادتوں کی وجہ سے پوپلی بوا بہت تنگ ہوتی ہیں۔ آیت امتیاز کسی کیل کی مانند کر گئی تھی۔ وہ تعلق ایسا تو کبھی بھی نہیں رہا تھا جیسے سیرت امتیاز نے پورٹرے کیا ہوا تھا۔ دل کو دھکا سا لگا تھا۔ آنسو بند توڑ کر آنکھوں سے باہر آئے تھے۔ فردوس اس کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ جلد آیت کی شادی ہوگی تو وہ ہم سب کو دعوت دے گی، اور ہم سب مل کر تمہاری مایوں کو ہانس بنائیں گے۔ ہم تو تمہاری شادی کے لیے ڈھولک بھی سیکھنے والے تھے۔ عدن جبار نے امتیاز صاحب کے سامنے بیٹھ کر جیسے اس کی سفارش کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم آپ دونوں کا رشتہ کیسا تھا، مگر اس کی آپ سے محبت کی گواہی میں دیتی ہوں۔ وہ ایک فرما بردار بیٹی تھی، مگر آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی، بہت دیر۔ وہ ہاسٹل آ کر سیرت کا سامان باندھنے لگی تھیں۔ کچھ خستہ کاغذات والی ادھوری ڈائریاں تھیں، چند سادہ سے کپڑوں کے جوڑے تھے۔ اسی سامان میں ایک شفون کے دوپٹے کے کونے میں سونے کے جھمکے کانٹ لگے ہوئے ملے تھے۔ وہ شاید اس کی ماں کے تھے، جنہیں وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتی تھی۔ آیت نے اس کمرے کی در و دیوار کو دیکھا تھا۔ اس کا بستر، نوٹس، دیوار پر کچھ اقتباسات کی کترنیں، چند پلاسٹک کے ڈبے جن میں 2-3 بار پوپلی بوا نے پنجیری بھجوائی تھی۔ سیرت امتیاز کا بیگ کندھے پر ڈالے وہ روتی ہوئی عدن اور فردوس کے ساتھ ایمبولینس میں بیٹھے ہوئے اپنے باپ تک آئی تھی۔ باپ کی جھولی میں وہ ذاتیرہ ڈال دیا گیا جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ امتیاز کو لگا جیسے وہ روز قیامت ان کا گربان پکڑ لے گی۔ وہ تہی تس بیٹھے رہ گئے تھے۔ جوان بیٹی کی موت نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ عدن جبار اور فردوس گوہر کو بامشکل سیرت کی مردہ وجود سے الگ کیا گیا تھا۔ جامعہ پنجاب کی سرمئی سڑکوں پر روتی ہوئی ان دو لڑکیوں کو سب نے افسردگی سے دیکھا تھا۔ ڈگریاں ختم ہوتی ہیں، دوست بچھڑ جاتے ہیں، پھر زندگی میں کسی نئے موڑ پر ملنے کی خاطر، مگر جو دوست مر جاتے ہیں تو پھر کبھی ملن نہیں ہوتا۔ پیچھے بس خسارہ ہی رہ جاتا ہے، دور دور تک خالی پن۔ یہ 21ویں صدی تھی۔ زمانہ یا صدی جو بھی ہو، دکھ درد کی کیفیات کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ کنیز فاطمہ اور تمکین جمال جب واپس آئیں تو انہیں عدن اور فردوس نے سنبھالا تھا۔ سب ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ یوں لگا جیسے سب خواب ہو، خیال ہو۔ سچ اتنا بھیانک کیسے ہو سکتا ہے کہ کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے؟ وہ دونوں بھی سچ کی ڈسی ہوئی تھی۔ وہ ان دونوں سے کتنا لاڈ اٹھواتی تھی۔ چائے اسے ہمیشہ تمکین کے ہاتھ کی پسند تھی۔ اسائنمنٹ بنانے میں کنسا سے مدد لے لیا کرتی تھی۔ کمرے کی بیلکونی میں آدھا لٹک کر سب پر نظر رکھنے سے لے کر آخری بار اسے امرتا پریتم کی کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ تب تمکین نے اسے باغور دیکھتے ہوئے کہا تھا، مجھے آج کل تم سے کچھ صحیح قسم کی وائبس نہیں آ رہی۔ اور یہ اندازہ کیوں کر لگایا تم نے؟ امرتا پریتم کو جو تم پڑھ رہی ہو، اور چن چن کر محبت اور اداس نظمیں جو صرف عاشق مزاج لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ تمکین کی اس بات پر وہ کتنا ہنسی تھی۔ تو پھر جو ہارر پڑھ رہا ہوگا اس سے کیسی وائبس آئیں گی؟ تمکین کو تاؤ آ گیا تھا۔ آج کے بعد میری توبہ جو دوسروں کے بارے میں رائے پیش کروں۔ آج وہ چاروں اس کمرے میں فرش پر بیٹھی تھیں۔ سامنے ہی چائے کے 4 کپ رکھے تھے جن پہ تہ جم گئی تھی۔ چاروں کو بس ایک ہی پیشکش سنائی دے رہی تھی، دوست مر بھی تو جاتے ہیں بن بتائے اچانک۔ پھر دوست گوہر نے سسکی لی تھی۔ عدن بھی دیوار سے لگی بیٹھی تھی۔ کنیزا کی گود میں تمکین نے سر رکھ لیا تھا۔ ہائے سیرت، ایک بار مل کر تو جاتی کہ ہم دونوں سے بغیر دکھ سکھ کے چل دی۔ یوں بھی کوئی چاہتا ہے؟ اب میس پر کون لڑے گا، کون کمرے کی تفصیلی صفائی کرے گا؟ وقفے وقفے سے ہاسٹل کی باقی لڑکیاں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھیں، یوں ہی بغیر کسی جان پہچان کے، چپ چاپ، جیسے دھاڑس باندھ رہی ہوں۔ انسان انسانوں سے ایسے ہی تو جڑتے ہیں کسی ٹوٹے ہوئے لمحے میں۔ وقت بہت ظالم ہوتا ہے، سب کچھ پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے، اور جو لوگ وقت کے ساتھ نہیں چل سکتے ان کے ساتھ یہ بے وجہ کا بیر باندھ لیتا ہے، ہر واقعے پر دھول مٹی ڈال کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ تعلیمی سال اہتمام پذیر ہونے کو تھا۔
नोट्स रटने में वक्त गुजर जाता था। कभी कभार को अजनबी सी हंसी भी चेहरे का अहाता कर लिया करती थी। वही सड़कें थीं, रास्ते थे, राहदारियाँ थीं, कॉरिडोर्स थे जहाँ वो इकट्ठे चला करती थीं। मगर अब वो काफ़िला बिखर गया था। कनीज़ा और तमकीन छत पर टहलते हुए सीरत की बातें किया करती थीं और चुपके चुपके नीम अंधेरे में अपने आंसू साफ कर लेती थीं। बख्तावर को उसने बताया था तो जैसे वो भी जहाँ की तहाँ रह गई थी। कनीज़ा, ये कैसे हो सकता? यही तो हम सोच रहे हैं कि कैसे हो गया। वो सिसकी थी। उसे तो बहुत शौक था तुम्हारे बारे में पूछने का, हमारा थल देखने का, तुम्हारे सिंधी टांगों वाले तकिए और क्रोशे का काम देखने का। कहती थी बख्तावर के हाथ का साग खाएगी। अम्मा के हाथ के बोनेट पुलाव के जिक्र से ही वो बेसब्रेपन का मुजाहरा करती थी। तय यही पाया था कि हम फाइनल्स के बाद थल इकट्ठे होंगे। मगर देखो बख्तावर, हमने क्या सोचा और हमारे साथ क्या हो गया। अल्लाह भी अच्छे लोगों को कितनी जल्दी अपने पास बुला लेता है, ना कि कुछ और मोहलत दे दे। मगर यही उसके कायदे और करीने हैं, हमने जिन पर बस सब्र और हौसले से काम लेना होता है। वो खुद चची की वफ़ात के बाद खुद को तनहा महसूस करने लगी थी। अम्मा भी बस चंद दिन ही वहाँ रही थी। इसके बाद उन्होंने भी वापसी की राह ली थी। सिकंदर उसकी तन्हाई के ख्याल से ज़्यादा घर पर ही रहता था और अपने अर्थ के कारोबार को फैलाने की कोशिशों में था। सारा दिन कोई ना कोई मेहमान आता ही रहता था। ऐसे में उसे बार बार बख्तावर से मुखातिब होना पड़ता था। यहाँ तक कि वो जो शुरू के दिनों की एक दीवार थी, अब वो ढह गई थी। वो दोनों अब छोटी छोटी बातें किया करते थे। सुनो, हमने सारे सहन की हालत ख़राब कर दी है। आखिर क्या करना चाहती हो तुम? पिछले एक हफ्ते से वो मुसलसल सिकंदर से काम करवा रही थी, यहाँ तक कि उससे जी आ गया था। तब उससे करीबी शहर से नत नए फूलों की पनीर मंगवा कर लगाई थी और अपने इस शौक की आबियारी में वो आधा काम सिकंदर के सर पे डाल चुकी थी। इन पौधों की खाद पानी के रोज़ाना की बुनियादों पर फरहमी सिकंदर के ही जिम्मा थी। ये क्या बात हुई? शौक तुम्हारा है और मुशक्क़त मुझे करनी पड़ रही है। वो दोनों वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे करीब आ गए थे। तब एक शाम जब वो साग के कंदे तोड़ रही थी तो उससे लहजे को हर मुमकिन आम बनाकर सिकंदर की तरफ एक सवाल फेंका था। एक बात पूछूं? वो जो कैंची पकड़े पौधों की काट छांट में लगा हुआ था, मसरूफ से अंदाज में इजाज़त दे बैठा था। तुम्हारे दिल में अब भी क्या कनीसा के लिए कुछ है? सफ़ेद गुलाब की एक दवाना सी शाख कट गई थी। वो जैसे चंद लम्हों के लिए बिल्कुल ही गायब तमाशा होकर रह गया था। मगर वो जानता था कि चूल्हे में अंगारे टटोलती उसकी शरीके हयात के लिए वो जवाब किस कदर ज़रूरी है। सब ख़त्म हो गया है बख्तावर। मैंने खुद को नसीब के फ़ैसले पर राज़ी कर लिया है। वैसे भी तुम जैसी एक अच्छी बीवी के होते हुए मुझे और किसी को सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। साग मिट्टी की हांडी में उबल रहा था। वो सफ़ेद गुलाब की कटी हुई शाख को देख रही थी और शौहर के मुंह से निकले हुए अल्फाज भी सुन चुकी थी। बहतावर ने सर उठाकर आसमान की वस्तु में देखा था। तो फिर तय हुआ कि जो ज़िंदगी में मिले उस पर राज़ी होना चाहिए। पछतावे शिकायतें कभी भी काम नहीं आते। मुझे एक घर की ख्वाहिश थी, मगर मेरे हिस्से में इतना अच्छा घर आएगा कभी सोचा भी ना था। तो चलो, ऐसे है तो ऐसे ही सही। नसीब में जो हो मिलकर ही रहता है। क्या पता कुछ दिन बाद किसी दोपहर में यही सवाल दोबारा अपने शोहर से करूं और इस बार वो सफ़ेद गुलाब की शाख को महफूज रखकर दुरुस्त जवाब ही दे दे। ज़िंदगी में हम कभी ये सोच लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात मसले कभी हल नहीं होंगे, मगर ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यही बात है कि इसने आगे बढ़ना होता है, बहुत कुछ पीछे छोड़कर और बहुत कुछ हमारे आगे रखकर। अगर हम माजी में कभी मुसीबतें बर्दाश्त करते भी हैं तो आने वाले लम्हा जो होता है वो हमारे लिए किसी इनाम की सूरत नमादार होता है। शायद माही बाजी ने भी ज़िंदगी में जो मुश्किलात और तकलीफ़ें देखी थीं, उनके अखराज का वक्त आ गया था। ज़िंदगी ने उनके सामने उनकी तकलीफ़ों के सारे सद्बाब और कफ़ारे रख दिए थे, जमाल भाई की सूरत में। शादी की तैयारियों में वो सारे घर वाले पेश पेश थे। नीलम ने माही बाजी की शादी की तैयारियों में बाजी के लिए दुनिया जहाँ की हर चीज़ खरीद ली थी। माही बाजी अब भी अपने स्कूल से छुट्टियाँ लेने पर आमादा नहीं थी, तो नताशा ने उन्हें खूब रगेदा था। अरे बाजी, आप भी कमाल करती हैं। कोई आम बात तो नहीं है, आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। आपकी शादी है और आप है कि फिर से वही कॉपियाँ चेक करने बैठ गई।
सुकून से माही बाजी ने मुस्कुराकर उसे देखा था और अपने पास बैठा लिया था। जानती हूँ, मुझे सब पता है, और ये लम्हा, ये वक्त इस घर में कितने अरसे बाद आया है, और मेरी वजह से तुम लोगों ने भी बहुत परेशानियाँ उठाई हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेता है ना, तो फिर सारी ज़िंदगी उसका वो गिल्ट नहीं जाता। मुझे मालूम है मेरी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू होने वाला है, लेकिन इसके लिए मैं खुद गर्ज होकर अपने ज़िम्मे जो मेरे काम रहते हैं उन्हें तो पीछे नहीं छोड़ सकती। लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ तुम ठीक कह रही हो, और शायद सब यही कहें, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझसे ऐसे धुल्लों की तरह अभी से मायूं नहीं बैठा जाता, और फारिग रहकर करना भी क्या है। चलो, ये है कि स्कूल का काम करना मुझे अच्छा लगता है। मैं तो ये सोचकर खुश हूँ कि आप घर को किस तरह सजाएंगी, संवारेंगी और जमाल भाई के लिए मज़े मज़े के पकवान बनाएंगी। वैसे सुना है वो खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। नताशा ने जैसे उन्हें छेड़ने के लिए कहा था, और वो जैसे हंसी थी। चलो, जो भी हुआ, इतना तो पका ही लेती हूँ कि उसका दिल और मैदा दोनों खुश रहेंगे। बस माही बाजी, आपका जवाब नहीं, बस मेरा दिल चाहता है कि आप हमेशा खुश रहें, जिंदगी में आपको कभी कोई परेशानी ना हो। नताशा ने उन्हें दुआ दी थी। तभी इसी मंजरनामे में नीलम दाखिल हुई थी, जो मोहल्ले की दुकान से कोटे किनारे की लेसों के बंडल उठाकर फिर रही थी। मुझे तो लगता है मुझे ही सारे फंक्शनों की फिक्र पड़ी हुई है, और सारे काम मेरे ज़िम्मे हैं। नताशा मैडम को देखो, गप्पे हाँक रही हैं। एक मैं हूँ, काम कर कर के दुबली हो गई हूँ। हाँ, तुमने तो जैसे कई पहाड़ खोदे हुए हैं ना। हाँ भाई, मैचिंग चीज़ें ढूंढना पहाड़ खोदने से ज़्यादा ज़रूरी और कीमती होता है, और इतना बाहर वाला काम है, और एक अम्मा है ऊपर से। ऐसे ऐसे काम, याद आया हर चीज़ पे। पहले ये कहती थी कि जैसे ही माही बाजी का रिश्ता हुआ, हमारी सारी तैयारी हुई पड़ी है। माँ ने तो यही कहा था कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, और अब पता चल रहा था कि हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ निकल आती थी। नीलम गोटे किनारियां किनारे पे लेकर थम से वहीं बैठ गई। नताशा, अल्लाह के वास्ते एक चाय का कप बना दो, मेरा सर दर्द से फट रहा है। नताशा किचन की तरफ चली गई थी, और तभी उसकी नज़र भी माही बाजी की गोद में पड़े पेपर्स पर पड़ी। बस कुछ पेपर्स रह गए थे, सोचा चेक करके जमा करा दूं। इसके बाद तो एक हफ्ता मैंने छुट्टियों पे होना ही है। बस बहुत हो गए काम, अब आप अपने आने वाले दिनों की तैयारी करें। वो नीलम की बात पर मुस्कुरा रही थी कि ये वही नीलम थी जिससे खुद जिंदगी में कितनी बड़ी ठोकर खाई थी, और आज जैसे उससे खुद अपने वजूद की शमशार इमारत फिर से खड़ी कर ली थी। आपकी सास भी आती ही होंगी, उन्होंने वैसे भी आपका नाप लेने आना है। इधर किचन में खड़े निताशा के मोबाइल पर मैसेज ट्यून बजी थी। उसे मोबाइल उठाकर सामने किया था। सामने ही मूसा का नाम स्क्रीन पर चमका रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। हाँ जी, क्या हो रहा है? मुस्कुराकर जवाब टाइप किया था। चाय बन रही है, पियोगे? तुम्हारे हाथ से तो कुछ भी पीना कबूल है, बस रहने दो। इसी वक्त उसकी कॉल आ गई थी, और जब उसकी कॉल आती थी तो लंबी लंबी गुफ्तगू पर शुरू हो जाता था। अगर किसी तरह की भी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना। वो जैसे अपनी खिदमत पेश कर रहा था। नहीं, तुमने कह दिया यही काफ़ी है। वैसे भी लड़कियों की शादियों में ऐसे काम होते हैं, तो हम कर ही रहे हैं। सारे मिलके तो हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ कि माही बाजी अपने घर की हो जाएंगी। तुम्हें नहीं पता, घर बैठी हुई बेटियां माँ बाप पर बोझ होती हैं। वो जैसे उदासी की कैफियत में बोली। है, इस हवाले से तुम्हें तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि माही बाजी की शादी हो रही है। पीछे बस रह गई सिर्फ नीलम। तो मेरा क्या होगा? वो जैसे शरारती हंसी हंसी थी। तुम्हारा तो बंदोबस्त पहले ही हो चुका है। तुम भी जाने कहाँ की कहाँ कड़ियाँ जोड़ते रहते हो। वो भी दूसरी तरफ से जोर से हंसा था, जैसे उसकी बात समझ गया था। वो दोनों बातें करते रहे थे, यहाँ तक कि चाय उबलना शुरू हो चुकी थी। माही बाजी का निकाह हो रहा था फिलहाल, क्योंकि जमाल अपना नया घर बना रहा था, तो उसका इरादा शादी के बाद नए घर शिफ्ट होने का था। मगर तब तक वो निकाह के बंधन को लाजमी समझता था, तो दोनों तरफ से रजामंदी के बाद यही तय पाया कि ये फंक्शन तो फ़िलहाल कर लिया जाए, कुछ ही अरसे बाद फिर रुखसती कर ली जाएगी। माही को तो एकदम से सुकून महसूस हुआ था। उन्होंने कुर्सी से टेक लगाकर झूलते हुए इस आंगन के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। लड़कियां भी क्या चीज़ होती हैं,
सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप के घर में रहते हुए भी एक और नए घर की मुंतज़िर रहती हैं जिसे वो अपना घर कह सके। एक ऐसा रिश्ता जिसे दुनिया शौहर का नाम देती है, जिसके सहारे वो अपने खून के रिश्ते छोड़ कर जाती हैं, और वही एक रिश्ता उनके सब रिश्तों से ज़्यादा अजीज़ हो जाता है और वो उसी नाम से पहचानी जाती हैं। ये घर जिसमें उन्होंने ज़िंदगी के अपने 31 साल गुजारे थे, आज वो घर उनके लिए पराया हो जाने वाला था। वो घर जहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर तरह का वक्त देखा था, गुर्बत भी, तंगी भी, ख्वाब भी और थोड़ी बहुत आसानी भी। और उन्होंने इस घर की ईंट हर दीवार को जोड़ने में कितनी मेहनत की थी, और अब भी उन्हें याद आ रहा था कि अब भी इस घर की दीवारों पर लगे हुए रंग इन तीनों बहनों ने मिलकर पेंट किए थे। वो घर की दीवारें इनकी मेहनत की गवाह थीं, और छोटे छोटे बैल्कोनी और बरामदे में रखे गमले जिन पर फूल आए हुए थे, वो भी इनकी अपनी मेहनत थी। कभी कभी जिंदगी इंसान को वहीं फिट कर देती है जहाँ के लिए वो बना होता है। जैसे मुतमिन होकर बैठ गई थी, फिरदौस कौहर ने इस घर की कुमकुमों से सजे हुए छोटे से घर को देखा था, जहाँ बैठकर वो अपने आप को बहुत पुरसुकून महसूस कर रही थी। सबने एक तरह से निकाह के लिए ही एक छोटा सा रात का मेहंदी का फंक्शन रख लिया था। माही बाजी मायूं के सर जोड़े में मलबूस सोफे में बरजमान थी। मेहंदी की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। वो भी एक कोने में आरामदेह जगह पर बैठकर होले होले तालियां बजाती हुई इस फंक्शन को एंजॉय कर रही थी। इसने अपनी ज़िंदगी में अब तक बहुत कम शादियों के फंक्शन अटेंड किए थे। अब भी वो बेहद इसरार पर वहाँ एक रात रहने के लिए आई थी। पहले पहले अजीब महसूस हुआ था, मगर बाद में निताशा की खुशी की खातिर वो आ ही गई थी। और सीरत की मौत के बाद तो जैसे ज़िंदगी पर एक जमूद सा तारी हो गया था, मगर आज उसके लिए मौजूद होना बेहद ज़रूरी था। नीलम कई बार आकर उससे खाने का पूछ चुकी थी, वो उसे मना कर चुकी थी। बस वो इन हंसते मुस्कुराते चेहरों को देखना चाहती थी, करीब रहकर महसूस करना चाहती थी कि असल खुशी क्या होती है, ज़िंदगी के रंग क्या होते हैं, और वो उसे महसूस हो रहे थे। गेंदे के फूलों की लड़ियों से वो घर सजाया गया था। चंचल लड़कियां जो कलाइयों में खनकती चूड़ियों के शोर में छोटे छोटे केके लगाते हुए कई राजो न्याज में मगन थीं। तभी माही बाजी ने इशारे से फिरदौस को अपनी तरफ बुलाकर बिठा लिया था। वो फिरदौस कौहर की ज़िंदगी का एक यादगार दिन था। माही बाजी जमाल भाई की मलकियत हो चुकी थी। जल्द ही वो इस घर को छोड़कर नई ज़िंदगी शुरू करने वाली थी। तमकीन जमाल ने अपने माजी के बकिए कनीज़ा के सामने उधेड़े थे। कनीज़ फातिमा, हमने ख्वाब बने थे, मगर वो धागे कच्चे थे। सब कुछ उधड़ गया है। सीने के हुनर में हम दोनों अनाड़ी हैं। अब क्या होगा? मेरा सांस बंद हो रहा है। काश हम दोनों भी सीरत इम्तियाज़ की तरह सब छोड़ छाड़ कर दिल के मर्ज़ का सहारा लेकर किसी और तरफ निकल जाते। खिड़की खुली है मगर हवाएं बंद हो चुकी थीं। 3 कमरों का छोटा सा घर, जिसके आंगन में वो बैंगन और गाजरों की क्यारियां बनाया करती थी, और लकड़ी की सीढ़ियों पर बैठकर रेडियो पाकिस्तान सुनते हुए, रसाले पढ़ते हुए वक्त को गुजारा करती थी। तब जिंदगी का अलग रंग था, और अब सब कुछ जैसे जादू की छड़ी से बदल कर रह गया था। वो 7 साल की थी जब अम्मा कैंसर के मुर्जी मर्ज से चल बसी, और घर में फूफी लोगों ने अदालतें लगाना शुरू कर दी थी। जमालदीन लड़की ज़ात के सहारे कैसे ज़िंदगी गुजार सकेगा? अब दूसरी शादी कर लो। और अब्बा का इन 25 सालों में जवाब कभी भी मुस्बत नहीं आया था। नहीं आपा, तमकीन ही मेरा सहारा है। वो सख्ती भरी आंखों से उसे देखा करती थी और वो सहम जाया करती थी। उम्र में बेशक हमसे बड़े हो जमालदीन, मगर यूँ हट और ज़िद की रोज़ छोड़ो। आगे इतनी ज़िंदगी पड़ी है, आखिर कब तक और कहाँ तक गुजारोगे भला? लड़की ज़ात पल्ले में है, जो अगले घर की हो जाएगी। फिर से ये वेड़ा सुनसान और अकेला लेकर बैठ जाओगे। इंसान के साथ 100 किस्म की बीमारियां और ज़रूरतें होती हैं। अब्बा जमाल इन 25 सालों में ज़रा भी टस से मस नहीं हुए थे। वो भी झक मार मार कर अपने किराए भर भर के सफ़र करके आती और बेमुराद लौट जाती थी कि उनके भाई का दिमाग चल गया था, क्योंकि उनके मुंह बस एक ही जुमला चढ़ गया था, बस आपा, क्या करूं, दिल नहीं मानता। आखिरी बार तो नजमा फूफी इकलौते बड़े भाई के इस जुमले से सदकबीदा खातिर हुई कि जिस मोड़े पर बैठी थी, उठकर दीवार पर दे मारा। दिल की ऐसी की तैसी। कहा था ना, वक्त को चाबी लगी है, रफ्तार पकड़ लिया करता है, भागे जाता है, और इंसानों को लम्हों के श्राप दे जाता है। तमकीन जमाल ने ज़िंदगी में अगर किसी शख्स से मोहब्बत की थी तो अब तक जमालदीन से की थी।
وہ مسالوں کا کاروبار کرتے تھے۔ ان 3 کمروں کے گھر سے کبھی بھی لونگ، بادیان، الائچی اور جاوتری کی خوشبو نہ گئی تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹی مل کر مسالے صاف کرتے رہتے اور سل بٹے پر پسائی کرتے رہتے۔ تمکین جمال کا بچپن، لڑکپن انہی مسالوں کو پیستے ہوئے گزرا تھا۔ سہیلیاں بنانے کا فن اتنا آسان نہیں تھا کہ وہ ماہر ہو جاتی اور ڈھیروں سہیلیاں بنا کر کلکلی شٹاپو کھیلتی۔ اسے بس ایک ہی کام آتا تھا، دروازے میں کھڑے ہو کر ہر آتے جاتے ہوئے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے جانا، اور بس یہی زندگی تھی۔ آدن جلے پیر کی بلی کی طرح اس رات ٹیرس پر ننگے پاؤں گھومتی رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس کی زندگی کا ایک اہم ترین دن بھول گیا ہو؟ وہ بھوک نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ کھا چکی تھی۔ موم اس کی اس بے چینی اور اضطراب کو باغور دیکھ رہی تھی۔ آدن، تم کچھ ڈسٹرب ہو؟ پتہ نہیں موم، زندگی عجیب ہوتی جا رہی ہے۔ تم آج کل کے بچوں کا یہی تو مسئلہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے ہی سب عجیب اور کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے۔ تم لوگ صرف مسائل کو سوچنے کے مرض میں مبتلا ہو میری جان۔ بس موم، میں بہت کوشش کرتی ہوں مگر پھر بھی… مسلسل ادھر سے ادھر ٹہل ٹہل کر وہ اب کوچ پر ڈھیر ہو چکی تھی۔ کیا مسئلہ ہے جو تم اتنا بے چین دکھائی دے رہی ہو؟ وہ میری برتھ ڈے بھول گیا ہے موم۔ انسان کے ذہن سے نکل جاتا ہے، ہر بات فرض کر کے نہیں بیٹھ جایا کرتے۔ وہ اپنی کافی کا کپ لے کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ بہت مثبت ہو کر اب زندگی کو دیکھتی ہیں۔ وہ مسئلے بھی آپ کی آنکھ سے اوجھل ہو رہے ہیں جو واقعی میں مسئلے ہیں، جن کا حل بھی بہت ضروری ہے۔ میں ماں ہوں تمہاری، تمہاری فطرت، مزاج مجھ سے بڑھ کر کون جانچ پرکھ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تم بھی گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ بہت بدل گئی ہو عدن، مگر ابھی بھی تمہیں وقت ملے گا۔ جب انسان کو سب کچھ تیاگ دینے کا حوصلہ آ جاتا ہے تو پھر سب صحیح ہونے لگتا ہے۔ اتنا کسی چیز کے پیچھے دوڑو جتنا دوڑ سکو، ورنہ جو چیز، شخص، تعلق تھکانے لگے تو تم بھی اپنی رفتار سست کر دو۔ اٹھ کر موم سے لپٹ گئی تھی۔ وہ ہولے سے اس کے بال سہلاتے ہوئے جیسے کہیں اور پہنچ گئی تھیں۔ ہم خود کتنی بڑی جنگوں کا حصہ ہوتے ہیں، بہت سے موقعوں پر لڑ رہے ہوتے ہیں، جیت رہے ہوتے ہیں، ہار رہے ہوتے ہیں۔ خلیل نے فردوس گوہر کو آخر کار امل جی سے ملوا ہی دیا تھا۔ فردوس گوہر نے پہلی ہی ملاقات میں امل کی آنکھوں میں ایک خزاں دیکھا تھا جو ان کی پوری شخصیت پر حاوی ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بہت گریسفل پرسنالٹی کی مالک تھی، ہیرے کی انگوٹھیوں سے سجے ہاتھ جنہیں عادتاً وہ گھما رہی تھیں۔ تم بہت خوبصورت ہو گوہر، تمہیں دیکھ کر واقعی کچھ پل کے لیے آنکھیں اٹھنا بھول جاتی ہیں۔ میں اپنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی اور برانڈز کی چین بنا رہی ہوں اور میری کوشش ہے وہاں معمول سے ہٹ کر کچھ کام کروں، کچھ ایسا جوہر کسی کو چونکا کر رکھ دے۔ سامنے بیٹھی ہوئی عورت کی آنکھوں میں خواب تھے، خوابوں کے ساتھ کھیت تھے جہاں محنت کا بیج ڈال کر وہ کامیابی کی فصل کاشت کرنے والی تھی۔ فردوس گوہر کو ان سے مماثلت سی محسوس ہوئی تھی۔ انہوں نے 5 ملاقاتیں کی تھیں اور ہر بار ہی ملنے کا اچھا تجربہ رہا تھا، یہاں تک کہ فردوس کو انہوں نے راضی کر لیا تھا۔ یہ میری اپنی شناخت کا سوال ہے گوہر۔ وہ اسٹرا گھمانا چھوڑ کر اب ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ کیسی شناخت؟ وہ دھیرے سے جیسے مسکرائی تھیں۔ ہماری لو میرج تھی اور ہم دونوں یونیورسٹی فیلو بھی رہے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ رشتہ ریت کے گھرندے جیسا ہوتا جا رہا تھا، اور پھر آخری بنیاد تب سمسار ہوئی جب اسون نے دوسری شادی کر لی، ایک کامیاب بزنس وومن کے ساتھ جو اس کو ہر جگہ پروٹیکٹ کر سکتی ہے۔ اسے بڑی گیدرنگز میں جانے کا بہت شوق ہے، نت نئے لوگوں سے ملنے کا شوق ہے۔ جس شخص کے شوق ایسے ہوں تو پھر وہ یوں ہی ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، اور میری ہتھیلیوں سے میرا یہ رشتہ بھی نکل گیا۔ ہم ہفتے میں 2 بار اکٹھے ڈنر کر لیتے ہیں، بچوں کی پیرنٹس میٹنگز میں چلے جاتے ہیں، مگر اس سارے عرصے میں اس کے چہرے کی شکنیں مجھے نظر آتی رہتی ہیں۔ میں ایک بہادر عورت ہوں فردوس، مگر ایک چیز مجھے بہت خوفزدہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ وہ ٹیشو سے آنکھیں صاف کر رہی تھیں۔ سلک کی ساڑی میں ملبوس بہت اتنی دل نشین شخصیت کی مالک تھی کہ اس ہوٹل کی انٹرنس سے آنے والا ہر شخص چند ثانیے ٹھٹک کر انہیں ضرور دیکھتا تھا۔ میرے شوہر کے ماتھے پر میرے ساتھ زبردستی وقت گزارنے کی شکن مجھے ڈرا دیتی ہے کہ اب اس کی زندگی میں بس میں ایک انچاہی شکن ہوں، اور بس۔ فردوس گوہر نے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ فردوس گوہر نے ماڈلنگ کیریئر کا آغاز امل جی کے ساتھ ہی کرنا تھا۔ وہ دونوں چہروں پر مسکراہٹ اوڑھ کر
ہوٹل سے باہر آئی تھیں۔ اچانک وہاں جانے کیسے فردوس گور کی نظر پارکنگ میں رشمی پر پڑی تھی، جو فردوس کو پہچان کر بہت خلوص اور محبت سے ان کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ وقت کی چادر پر جانے کتنی ہی سلوٹیں پڑ چکی تھیں۔ رشمی نہیں جانتی تھی کہ وہ کچھ مدت پہلے والی فردوس نہیں تھی۔ وقت سب کو بدل کے رکھ دیتا ہے، وہ بھی بدل گئی تھی۔ آنکھوں پر گلاسز چڑھا کر وہ رشمی کو نظر انداز کیے عمل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی، جیسے کوئی اجنبی ہوتا ہے، ناواقف ہوتا ہے۔ رشمی کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ کاش فردوس کور اس لمحے رشمی کے چہرے پر اتر تک کر پڑ سکتی۔ تم سن رہی ہو نا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں نے کبھی وہ چیز تک استعمال نہیں کی کہ جس کے بارے میں مجھے شبہ ہو کہ وہ کسی اور نے استعمال کی۔ یہاں چیز ہوتی کوئی کافی مگ، موبائل فون، آؤٹ فٹ، سکارف تو میں چھوڑ دیتی کسی لمحے بھی سوچے بغیر، مگر فردوس کور یہاں معاملہ کسی چیز کا نہیں ہے، ایک انسان کا ہے جو میرے لیے کتنا ضروری ہے یہ بات صرف میں جانتی ہوں۔ تم نے مجھ سے خلیل کو چھینا ہے۔ اتھن جبار کا گلا روند گیا تھا، آواز بیٹھ رہی تھی۔ وہ اسے مسلسل 36 منٹ سے لتاڑ رہی تھی۔ جواب میں وہ ہمیشہ کی طرح چپ رہی تھی کہ اسے بس یہی کرنا آتا تھا، خاموشی اور بس۔ فردوس کور نے اپنی نم آنکھوں کو اٹھایا تھا۔ میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں عدن؟ میں تمہارے ساتھ کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ تاکید چاہتی تھی، مگر کنیز اور تمکین بھی اتھن جبار کی طرف کھڑی تھی۔ اس لمحے فردوس کور پر تنہائی کا کرب وارد ہوا تھا جس نے اس کے قدم تک اکھاڑ پھینکے تھے۔ تم کر چکی ہو یہ، اپنی آنکھوں پر اعتبار کر رہی ہو عدد؟ اسٹوڈنٹ سے متوجہ ہونا شروع کر دیا تھا۔ اسکرپٹ تھامے مقالے پریکٹس کرتی شزما رک گئی تھی۔ طلحہ جو کیمرہ تھامے لانگ شاٹ لے رہا تھا وہ بھی ٹھٹک گیا تھا۔ وہ بہترین دوستوں کی لڑائی تھی جو اس سے پہلے گزرے سالوں میں سائی کی طرح ساتھ ساتھ رہی تھی، مگر آج کوئی الگ کہانی تھی۔ میں نے خود تمہیں دیکھا ہے فردوس، تم رو رہی تھی اور وہ تمہیں چپ کروا رہا تھا۔ میں نے اس وقت اسے کتنی کالز کی، مگر میری آنکھوں کے سامنے اس سے کالز کاٹ دی۔ وہ تمہاری طرف متوجہ تھا، وہ میری برتھ ڈے تک بھول گیا۔ آسمان کا نیلا رنگ ہلکے سرمائی رنگ میں بدلتا رہا۔ لاہور کے موسم کا بھی اعتبار نہیں تھا، پل میں اپنا چولا بدل لیتا تھا۔ ہواؤں میں ٹھنڈک در آئی تھی۔ اپنے دل کی سنو، وہ تمہیں کیا کہتا ہے۔ میں سب کچھ ہو سکتی ہوں عدن، مگر میں اللہ کی قسم سچ کہتی ہوں، میں خائن نہیں ہوں۔ کچھ سچ اتنے مہلک ہوتے ہیں کہ انسان کے جسم اور روح کو مردہ کر دیتے ہیں۔ وہ بھی ایسا ہی سچ تھا۔ سامنے آتا تو سب کچھ مر جاتا، سب سے پہلے فردوس کور، پھر دوستی، پھر رشتے، اور بس۔ بارش کی پہلی بوند فردوس کور کے لمبے سیاہ بالوں میں گم ہوئی۔ وہ اسٹیچو بنی کھڑی رہی۔ کنیز فاطمہ، تم عدن کو سمجھاؤ، میں ایسی نہیں ہوں، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ خلیل بے شک اچھا لڑکا ہے، اچھا دوست ہے، مگر وہ صرف دوست ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تمکین، تمہیں تو سب کی خبر ہے نا، تم تو مجھے جانتی ہو نا۔ عدن نے زور سے اس کا بازو جھٹکا تھا، درد کی ٹیسیں بازو سے ہوتی ہوئی دل تک پہنچ گئی تھی۔ تم مان لو کہ تم شروع سے ہی ایسی ہو فردوس، تم جیسی لڑکیاں صرف یونیورسٹی میں دوسروں کے منگیتر پھانسنے آتی ہیں، جنہیں اپنی فیملی ویلیو نہیں دیتی تو وہ توجہ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں، کچھ بھی۔ لفظ تیر تھے، نشانہ دل تھا۔ اتھن جبار نشانے کی پکی تھی۔ فردوس کو ہوش شکار ہو گئی تھی۔ وہ ڈپارٹمنٹ سے لڑتے ہوئے باہر یونیورسٹی کی روڈ پر آ گئی تھی، جسے پنجاب یونیورسٹی کا جنت روڈ کہا جاتا تھا، مگر آج وہ دوزخ ہو گیا تھا۔ آگ تھی، شعلے تھے، فردوس سڑ رہی تھی۔ میرا یقین کرو عدن۔ وہ رکی تھی اور اس بار اس نے تھپڑ فردوس کے چہرے پر جڑ دیا تھا۔ آسمان گہرا سیاہ ہو گیا، بجلیوں کی کڑکن شروع ہوئی تھی۔ کنیز فاطمہ اور تمکین جامد تھیں۔ فردوس بے تاشا رو رہی تھی۔ آس پاس گزرے اسٹوڈنٹس رکنے لگے تھے۔ موسم بدلا تھا تو ہاسپٹل کے لڑکے لڑکیاں چھتریاں اٹھائے آ گئے تھے۔ انسان بدلا تھا تو کوئی مہربان چھتری نہیں تھی کہ انسان اوڑھ لے۔ زبان کے ذہن نے نیلا کر دیا تھا۔ دوست کیسے ہو سکتی ہو؟ تم نے مجھ سے خلیل کو چھینا ہے فردوس، اللہ کرے تم مر جاؤ۔ عطن جبار غائب دماغ ہو رہی تھی۔ اسے سب رہ رہ کے یاد آ رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں پہ یقین کر رہی تھی۔ آنکھیں فریب کھاتی ہیں۔ وہ دل کو کنارے کر چکی تھی۔ وہ تینوں آگے آگے تھیں اور فردوس کو اور پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ وہ مین روڈ پر نکل آئی تھیں۔ وہیں رک جاؤ فردوس، تم اور میرے پیچھے آئیں تو میں اسی ٹریفک کے آگے جان دے دوں گی۔
मैं नफ़रत करती हूँ तुमसे, सख्त नफ़रत। आह! थू! तुमने मुझसे कोई चीज़ माँग ली होती, मगर हलील। अदन जबार काँप रही थी और वो दोनों से संभालने में नाकाम हो रही थी। आसमान की खिड़कियाँ खुल गई थीं और बारिश की बौछार ने सब कुछ जल-थल करके रख दिया था। फिरदौस कौर ने सर उठाकर आसमान को देखा था। वो शिकवा की नसी नज़र बेवक्त हारे हुए काफ़िलों की मानिंद वो वापस पलटी थी। झज्जों-झाँझ बरसती बारिश में वो यूनिवर्सिटी की रोड नापती रही, जामिया मस्जिद के सामने रोश पे टहलती रही। सुकून गुम हो गया था, जैसे किसी बच्चे का गर्द में सिक्का गुम हो जाया करता है। 1 घंटा वो बॉटनिकल गार्डन में टहलती रही, जहाँ किसी भी तालिब इल्म का दाखिला ममनू था। किसी ने उसे बताया था, अंधेरा छाते ही बॉटनिकल गार्डन में ऊंचे दरख्तों से चमगादड़ें लटकती हैं। वो सर उठाकर देखती रही। शाम हो गई थी। बैग में रखा मोबाइल हल्की हल्की आवाज़ में बज रहा था। वो पत्थरों की रोश पर अकड़ू बैठ गई। पैरासाइट, एक फीकी सी हंसी। सारी ज़िंदगी वो इस वजह से खुश थी कि उसने अपने दोस्तों की सूरत हासिल पाल लिया है, मगर सब सैराब था। अदन जबार ने उसके सर पे आसमां गिराया था। काश कनीज़ फातिमा और तमकीन उसकी मदद को आ जाती। मोबाइल की घंटियां तेज़ होती गईं। वो बैग से मोबाइल निकाल रही थी। स्क्रीन पर एक नाम जगमगा रहा था, खलील कॉलिंग। बारिश थमने के बाद हवाओं का शोर बढ़ गया था। शोर बढ़ जाए तो सारी आवाज़ें निकल जाता है, मगर एक आवाज़ हर शय पर हावी थी। मुझे तुमसे सख्त नफरत है, हाइन हो तुम। वो सिसक रही थी, तड़प रही थी। माली ने उसे रोते देखा। वहाँ कई लड़कियां आया करती थीं, कोने में बैठकर घंटों रोती थीं, मगर वो उन जैसी नहीं लग रही थी। वो इंतहाई हसीन लड़की थी, जैसे कोई मुकम्मल नज़र आता हो, कामिल हो, मगर अंदर का खोट सिर्फ उसे ही पता हो कि दुनिया सिर्फ ज़ाहिर देखती है। वो कॉल रिसीव कर चुकी थी। आवाज़ की नमी ने सारे मौसम की नमी को मात देती थी। खलील, उसने मुझे खाइन कहा, पैरासाइट कहा, कि मैं दोस्तों की इमानतों में खयानत करने वालों में से हूँ। क्या मैं ऐसी हूँ? खलील को धक्का लगा था। वो कल से अदन जबार की मुसलसल कॉल्स, जिन्हें वो किसी वजह से सुन नहीं सका था, वो जानता था कि उसके मामले में कितनी पोसेसिव थी। तुम ठीक तो हो ना गौहर? पूरी दुनिया में एक वही ऐसा शख्स था जो उसे गौहर कहकर बुलाता था, और वो इस बात पर सदियों खुश रह सकती थी। मगर लम्हों की खता ने हमेशा सदियों के दर्द दिए हैं। हाय, मैं ठीक हूँ, बस मेरा दम घुट रहा है। यूँ लगता है किसी ने दिल की जगह पर पाँव रख दिया है। खलील, एक वादा करो, तुम कभी उसे सच नहीं बताओगे। मैं नहीं चाहती वो अपनी बकिया ज़िंदगी किसी गिल्ड के साथ गुजारे। और रही बात मेरी, तो हम जैसे लोगों का कोई मुस्तकबिल नहीं। ये तहलीक का दुख है, हाथमे के साथ ही ख़त्म होगा। वो संभल गई थी। कुछ ही देर बाद वो यूनिवर्सिटी के मेन गेट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलती जा रही थी। सड़क सीधी थी और किनारों के साथ लगे हार संघार के दरख्त भी साथ साथ चलते रहे। सब ठीक हो जाएगा कोहर, तुम परेशान मत होना प्लीज़। वो हंसी थी। खलील थरा गया था। सड़कें बारिश में धुल सी गई थीं। अजीब वक्त के फेर में उसे सीरत इम्तियाज़ याद आई थी। पंजाब यूनिवर्सिटी में तो हर हफ्ते बारिशें ज़रूरी हैं कि यहाँ के दरख्तों को धुलाई की ज़रूरत रहती है। खलील ने उसे गायब दिमागी की कैफियत में पाया था। तुम कहाँ हो, मैं लेने आ जाऊँ? गाड़ी है क्या तुम्हारे पास? वो ठटकी थी। गाड़ी तो थी उसके पास, और डिपार्टमेंट के पार्किंग एरिया में खड़ी थी। सामने तवील सफ़र था जो कि वो तय करके आई थी। थकन ने पैरों के अंगूठों तक रसाइयाँ हासिल कर ली थी। वो खामोशी से मुड़कर दोबारा वापसी के सफ़र को चल दी थी। गाड़ी डिपार्टमेंट में थी, तो फिर वो क्यों पैदल फिर रही थी? ठंडी सांस लेकर फिरदौस कौर ने एक सरगोशी हलील की समातों के गोश गुजार की थी। सुनो, मैंने ज़िंदगी में 2 लोगों से शदीद मोहब्बत की है। हलील से, यानी कि तुमसे, और अदन जबार से, यानी कि उससे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। मगर मगर क्या? इधर सांस उधड़ने लगी थी। इस सब के बावजूद मैं एक पैरासाइट हूँ, जो एक कीड़ा होता है, जो दूसरों की मोहब्बत पर जिंदा रहता है। और बस। फिरदौस कौर ने मोबाइल पंजाब यूनिवर्सिटी के जरी रकबे की तरफ उछाल दिया था, जहाँ धान के खेतों में सट्टा लग चुका था। पंजाब यूनिवर्सिटी के दर दीवार ने शोभा अबालियात की इस अस्परा को बिल्कुल मुतमिन चेहरे के साथ सड़कों पर पुरसुकून से रास्तों पर सफ़र करते देखा, जैसे सब खत्म हो जाने के बाद का इत्मीनान हासिल कर लिया गया हो। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ाया जा रहा था,
جانے کون تھا جس کو چین ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہی روشن دانوں والا کمرہ تھا جہاں کبوتر گٹرگوں کرتے تھے، جہاں برآمدے میں اگر مہک کی پھیلی ہوئی ہوتی تھی، وہ گھر جس کے مکینوں سے اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا، مگر پھر بھی سبھی کچھ وہی تھے۔ بارش برس برس کر تھک چکی تھی، چند آوارہ کتے گلیوں میں بھاگ رہے تھے، اس علاقے کی شاید بجلی جا چکی تھی۔ فردوس گوہر نے ایک بار پھر وہ دروازہ بجایا تھا، اندر سے کچھ کہکاؤں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ارے بالڑیوں کے دروازے پر جا کر تو دیکھو۔ چند بھاگتے دوڑتے قدموں نے کھٹ سے دروازہ کھولا تھا۔ لالٹین تھامے اس نے اندھیرے میں کھڑی فردوس کو غور سے دیکھا تھا اور چیخی تھی، کتنی مسرت تھی اس کی چیخوں میں۔ رشمی، فردوس آئی ہے! برآمدے میں بیٹھی رشمی کھولے سے مسکرا دی تھی۔ تم چاہے ہم پر اپنے دروازے بند کر دو گوہر، اس گھر کے دروازے تم پر کبھی بند نہیں ہوں گے۔ وہ اندر داخل ہوئی تھی، لمبے سے دوپٹے سے خود کو ڈھانپے وہ ریشمی کے گلے آن لگی تھی۔ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا، افسردہ، مکمل اور ادھورا بھی۔ شام کی لالی میں ہے احساس فسوں، جیسے روز حشر ہو اور بس حوالہ، آخری قسط آئندہ ماہ انشاءاللہ۔